अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहीन अंजुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी हर एपिसोड में कोई ना कोई डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको अवेयरनेस दे सकें या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर सकें। आज जिस अहम टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उसके ऊपर बात करें, उसके सोल्यूशंस निकालें और उसकी अवेयरनेस दें। आज का टॉपिक है हमारा ब्रेस्ट कैंसर, जो एक मेन टॉपिक है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सलीमा आरिफ। उनसे जानेंगे कि इसका हल कैसे निकलता है, इससे हम बच कैसे चलते सकते हैं। तो चलेंगे अपनी गेस्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम माहीन, क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहबा, पहले तो अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बताइएगा कि आप क्या करती हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका, ये सारा कुछ बताएं। अच्छा, तो माहीन, मैं जो है वो एक फैमिली फिजिशियन हूँ और एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। मेरा ताल्लुक अपना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मैं उससे है। मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और 10 साल से वहाँ पर काम कर रही हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मीन्स के आज बहुत कुछ जानने को हमें मिलेगा इंशाल्लाह। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं ये करूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या? अच्छा, तो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली कैंसर है, जैसे सारे कैंसर होते हैं। और कैंसर हम कहते हैं किसे? कैंसर जब भी हमारा कोई सेल होता है, आपको पता है हमारे जो पूरा जिस्म है वो सेल से बना हुआ है। वो सेल एबनॉर्मली रिएक्ट करना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह ब्रेस्ट के सेल्स एबनॉर्मली जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं जैसे उन्हें होना चाहिए, तो वो कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, एक और चीज़, ये हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर में बात आती है तो सिर्फ फीमेल्स का नाम लिया जाता है, तो ये क्या सिर्फ फीमेल्स को होता है या मेल्स और फीमेल्स दोनों इसका शिकार होते हैं? अच्छा, तो ब्रेस्ट जो होते हैं वो फीमेल्स के होते हैं और मेल्स के भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फीमेल्स में वेल डेवलप्ड होते हैं, मेल्स में लेस डेवलप्ड होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। ये विद प्यूबर्टी होता है कि प्यूबर्टी इससे पहले तो मेल्स और फीमेल्स में अगर आप ब्रेस्ट को देखें तो कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मोस्ट मेजॉरिटी आप कहें 90% से भी ज़्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के फीमेल्स में होते हैं, लेकिन मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अच्छा, वैसे हमारे पास ज़्यादातर जो डिस्कशन की जाती है वो फीमेल्स को लेके ही की जाती है, तो क्या रीज़न है कि मेल्स में इसकी जो है एक परसेंटेज कम है? जी, मेल्स में परसेंटेज काफ़ी कम है। काफ़ी कम है। अच्छा, एक और लेकिन बस मेरा कहने का मतलब यह है कि मेल्स में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है मेल्स में नहीं हो सकता, पाया गया है मेल्स। तो बहुत ज़्यादा कम है या थोड़ी बहुत? क्या है, अगर हम एक एवरेज परसेंटेज देखें तो क्या होगा? अगर हम एवरेज निकालें तो 99% फीमेल में होगा और 1% मेल में होगा। ओके, मतलब ना होने के बराबर। ना होने के बराबर, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल स्टिल है। ओके। अच्छा, इसके लिए कोई एज है? जी बिल्कुल। आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो एज से बढ़ जाते हैं, लेकिन यंगर औरतों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है, ऐसा नहीं है उसमें नहीं है, लेकिन विद आफ्टर 40 चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे अर्ली इसका जो है वो 40 से पहले ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि 40 से पहले नहीं होगा, 40 से पहले भी हो सकता है, लेकिन विद इंक्रीजिंग एज रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ओके। अच्छा, आज करने वाले हम बड़े मज़े के सवालात, वो इसलिए कि मैंने क्वेश्चंस को ऐसे डिज़ाइन किया है कि जैसे एक सामने हमारी जो ऑडियंस बैठी है, जो सवालात वो जानना चाहती है, जो एक मेन क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास अमूमन सोशल मीडिया पे डायरेक्ट एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। अब लोगों को यही नहीं पता ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ये किस एज में होता है, कैसे होता है, इस पर बात कम की जाती है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उन क्वेश्चंस को कवर करें जो हमारे एक ऑडियंस के हैं या जो बैठी हमारी ऑडियंस जानना चाह रही है। तो सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि ये होता क्यों है? अच्छा, ये बहुत सारे रीज़न है, कोई एक रीज़न नहीं है कि ये होता क्यों है। ठीक है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं। इसमें ओबेसिटी, वज़न, एस्ट्रोजन का रोल बताया गया है। ठीक है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा रोल है। इसके अलावा आपका इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल आजकल उस पर स्ट्रेस किया जा रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप अगर एक फैक्टर कह दें, लेकिन अगर आप कहें कि बहुत मेजर सबसे ज़्यादा हाई वेटेज ऑफ फैक्टर्स बीइंग अ फीमेल।
अच्छा, अगर मेरी बात करें, मैं तो 40 की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं सोच सकती हूँ इस बारे में कि मुझे हो सकता है। जी बिल्कुल। क्यों? क्यों हो सकता है? अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं तो इंक्रीज आपको मुझे देख के क्या लगता है कि मेरे अंदर क्या रिस्पेक्ट है? एक रैंडम अच्छा, so हम ज़्यादातर क्या वजूहात होंगी, क्योंकि एज वाला तो माइनस हो गया कि एज अगर हम कहते हैं 40 तो वो तो नहीं है, लेकिन एज उसके अलावा माइनस नहीं हो जाता, मतलब नहीं, 35 हम में भी देखा गया है लोगों को होते हुए। नहीं, जैसे अगर हम एज को हटाते हैं, अब उसके अलावा ऐसी क्या चीज़ है, क्या देखना चाहिए कि ये होगा? अच्छा, इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में ज़्यादातर जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का। अगर आपका जो है वो किसी वालदा को, बहन को, खाला को, कोई करीबी रिश्तेदार फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो हैं उनको है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। सेकंड डिग्री रिलेटिव से भी देयर इज़ रिस्क। उसके अलावा स्मोकिंग हर चीज़ का रिस्क बढ़ाती है, अल्कोहल हर चीज़ का रिस्क बढ़ाती है, सारे कैंसर्स का रिस्क बढ़ाती है। सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड। तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी जो है वो रिलेटेड है। और इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज भी अब उस पर भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। सो कोई भी चीज़ फ्री रेडिकल्स को जमा करती है। एंड देन इट इज़ नॉट फॉर जस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ऑल अदर कैंसर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इंक्रीजेस फ्री रेडिकल्स, राइट? तो जब फ्री रेडिकल्स हमारे पास होते हैं तो कैंसर के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, इसके कॉमन साइंस क्या है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पता कैसे लगेगा एक बंदे को कि वो तो एक नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको कैसे पता लगेगा कि उसको ये मर्ज है? अच्छा, सो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसके लिए हम कहते हैं कि जो है वो आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर लड़की को करना चाहिए। नॉट इवन कि आफ्टर 40 करें, आफ्टर 40 तो कहा जाता है कि मेमोग्राम कराएं। ब्रेस्ट मेमोग्राम क्या है? मेमोग्राम क्या है? अच्छा, तो मेमोग्राम जो है वो एक टेस्ट है जिसमें जो है वो ब्रेस्ट के टिश्यू को देखा जाता है और देखा जाता है कि इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। मेमोग्राम इज़ नॉट द ओनली टेस्ट, इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड, बट आफ्टर 40। उससे पहले अगर साइंस एंड 40 से पहले नहीं होगा मेमोग्राम? 40 से पहले मेमोग्राम बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, क्योंकि ब्रेस्ट थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। ओके। उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। ओके। क्योंकि मेमोग्राम जो है वो बहुत हाई थिकनेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर सकता, उससे पहले अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड होता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पे ही आते हैं, सिम्टम्स। अच्छा, तो सिम्टम्स जो है वो अगर छाती या ब्रेस्ट में स्किन चेंजेस, अगर स्किन डिस्कलरेशन है या ऑरेंज के जैसा लुक आ जाता है, ठीक है, साइज चेंज, अगर एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से नॉर्मली डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना शुरू हो जाए, कोई गिठली महसूस हो, हर 10 में से 9 गुठलियाँ जो है वो कैंसर नहीं होती, लेकिन एक गिठली कैंसर हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन में गिठलियाँ हो भी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको ब्रेस्ट सिस्ट्स वगैरह होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस उसको छोड़ दें कि ये जो है ना, इसमें ये तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, अगर इसमें गिठली है तो ये नॉर्मल है। उसको भी चेकअप करवाने की ज़रूरत है। तो अगर ब्रेस्ट में कोई गिठली, बगल में कोई गिठली महसूस होती है, ब्रेस्ट से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, या निपल जो है वो इन्वर्टेड या तारदार, या निपल की शेप में कोई चेंज आ जाता है, तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जो कि ब्रेस्ट तक रिलेटेड है। अच्छा, इसके अलावा थकन, वज़न का कम होना बगैर किसी वजह के, बढ़ना भी हो सकता है या सिर्फ कम ही होगा? कम होना, ठीक है। बगैर किसी वजह के वज़न का कम होना, वो भी जो है वो बता सकता है कि आपका नॉट ब्रेस्ट कैंसर, कोई सा भी कैंसर, क्योंकि खामोखा में वज़न का कम होना इज़ अ डेंजर साइन। और अगर कोई ऐसे सिम्टम्स ना आए, जैसे आप कह रही थी कि कोई एबनॉर्मलिटी नजर आए, कुछ आए, अगर कुछ भी ना, ऐसा होता है कभी कि ब्रेस्ट कैंसर हो और कोई साइन नजर ना आ रहा हो फिजिकल? हो सकता है, अगर तो इतनी छोटी गिठली है कि वो फील ही नहीं हो रही है, पैल्पेबल नहीं है, ठीक है, तभी तो मेमोग्राम कराने को कहते हैं, तभी तो टेस्ट कराने को कहते हैं, क्योंकि फील आपको कब होगी? जब उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको फील कर सकें, उससे पहले तो वो फील नहीं होगी जी। और तभी जो है ना रेकमेंड किया जाता है कि टेस्ट कराए जाए, ताकि अर्ली स्टेज में उसकी रिकग्निशन हो सके। और ब्रेस्ट कैंसर की अच्छी बात यह है कि अगर तो वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो उसको निकाल कर जो है वो कैंसर ख़त्म हो सकता है।
मसला ये है क्योंकि जैसे हमारा पाकिस्तान मुल्क है, हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर जब डिटेक्ट होता है वो बहुत लेटर स्टेजेस में डेवलप होता है और उस टाइम पर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, उस टाइम पे वो फैल चुका होता है। सो अगर वो फैल जाता है, किसी और ऑर्गन में चला जाता है, तो फिर फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेस्ट के अराउंड ही देखें तो आपका लंग है वहाँ चला जाता है या लिम्फेटिक्स को आ जाता है, तो फिर उसमें बहुत मसला हो सकता है, तो फिर वो एडवांस स्टेज में चला जाता है। डिपेंड करता है, अगर वो लिम्फ नोड्स में चला जाता है जो कि गदूद होते हैं तो उसको निकालना पड़ता है, राइट। तो जहाँ जहाँ भी जाता है उसको निकालना पड़ता है। तो फिर द थिंग इज़ कि अर्ली डिटेक्शन की जाए, उसी की वजह से इतनी बात होती है ब्रेस्ट कैंसर पे। अच्छा, ये भी सुना है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं उनमें इसकी शरह कम होती है। बिल्कुल। क्यों? ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में इसकी शरह कम इसलिए होती है कि जैसे मैंने बताया कि एस्ट्रोजन इज रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग ना, तो इसलिए जो है वो अगर स्टडीज़ ने बताया है कि 30 से पहले जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उसमें जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग उसमें ब्रेस्ट कैंसर की शरह कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो बाद में करती हैं या नहीं करती हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव। ओके, हम जदीद हो गए ना, सारी जदीद चीज़ें, डब्बे का दूध उस पर आ गए। तो अब अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं, ये एक ही टाइप का होता है या डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं, क्या होता है? अच्छा, बेसिकली अगर हम बात करें कि तो 2 टाइप के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, ठीक है। या तो ब्रेस्ट डक्ट का कैंसर होगा, ठीक है, या तो उसके सराउंडिंग टिश्यू का कैंसर होगा। तो डक्ट का कैंसर जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। डक्ट कहते हैं हम जो नालियाँ होती हैं, ठीक, मीन्स वेन्स। सो बेसिकली अगर हम ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अराउंड कोई टिश्यू होते हैं, ठीक है, और नालियाँ होती हैं जो कि दूध बना रही होती हैं, ठीक है। सो उन नालियों का जो है वो में कैंसर होता है तो वो ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो क्या चांसेस होते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा या ये जानलेवा होता है? अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब अगर ना किया गया तो ये जानलेवा है? अगर ना किया गया तो जानलेवा है, क्योंकि देखें कैंसर में होता क्या है, एक सेल होता है वो 2 सेल बनते हैं, 2 सेल होते हैं वो 4 सेल बनते हैं, 4 बनते हैं 8, अगर हमने और 8 बनते हैं 16, सो डबल होते जाते हैं। हर सेल 2 में डिवाइड होता है, तो जितने सेल हैं, मतलब एक सेल है वो 2 में होगा, दूसरा सेल है, तो जितने ज़्यादा होंगे वो उतना जल्दी फैलना शुरू हो जाएगा ना। तो अगर हम उसको उसी वक्त निकाल देंगे तो कम सेल्स होंगे जो डिवाइड कर रहे होंगे, फिर ज़्यादा सेल हो जाएंगे। इसीलिए जब हम महसूस करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्टेज हो चुकी होती है। इसीलिए बात की जाती है कि टेस्ट कराए जाएं ताकि बिल्कुल छोटा सा भी जो फील नहीं हो सकता कैंसर का सेल, उसको निकाल दिया जाए। ठीक। अच्छा, अगर एक बंदे को कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे, कहीं से कुछ फील नहीं हो रहा है, तो उसको टेस्ट करवाना चाहिए? हो सकता है उसमें निकले, तो डायग्नोस कैसे होगा? अच्छा, डायग्नोस कैसे होगा? तो फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी चीज़ें, अब मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगी? आप डॉक्टर सो रेगुलर स्क्रीनिंग तो रेकमेंडेड है ना। कितने टाइम में? अच्छा, सो अगर हम मैमोग्राफी की बात करें तो आफ्टर 40 जो है वो ईयरली रेकमेंडेड है, ठीक है। अगर इसके अलावा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और डॉक्टर एग्जामिनेशन, सो इट इज़ रेकमेंडेड कि हर औरत जो है ना वो 3 साल में एक बार तो डॉक्टर के पास जाए। 3 साल में और जो है वो अपना, और इसका टेस्ट क्या होगा? अगर 3 साल में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जस्ट फिजिकल चेकअप करेंगे या कोई टेस्ट वगैरह? फिजिकल चेकअप कराएं। एक तो हर औरत को हर माहवारी के बाद हर महीने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। कि कोई गुठली तो नहीं है। सेल्फ एग्जामिनेशन का तरीका ये होता है कि अपने आप को मिरर में देखें कोई स्किन चेंजेस तो नहीं है, अगर देखें कोई गुठली तो नहीं है, महसूस करें, ठीक है। इसके अलावा हाथ ऊपर करके देखें कि हाथ ऊपर करके तो कोई स्किन में चेंजेस नहीं आ रही है। अपने हाथों को अपने यहाँ पे जो है वो रख के देखें, अपने हिप्स पे रख के देखें कि इस मूवमेंट से तो कोई जो है वो स्किन चेंजेस नज़र नहीं आ रही हैं। इसके बाद फील करें खड़े होकर और फिर लेट कर फील करें कि कोई गुठली तो नहीं महसूस हो रही है। तो ये हर महीने चेकअप करना है, रेकमेंड किया हर महीने हर औरत को करना है, रेकमेंडेड है। अगर जो है वो
यूजुअली रेकमेंड किया जाता है कि आप जो ना हर माहवारी के 3 दिन बाद कर लें। उससे क्या होता है, रिकॉर्ड रहता है, उससे याद रहता है आपको कि माहवारी ख़त्म होने के बाद 3 दिन बाद आपने ठीक। चेक कर लेना है। अच्छा, अगर किसी को माहवारी नहीं आती है, जो औरतें जो है वो बड़ी एज की हो जाती हैं, ठीक है, उनको माहवारी नहीं आती है, तो फिर वो महीने का कोई दिन सेलेक्ट कर लें कि मुझे हर पहली तारीख को चेक करना है, ठीक है। और अगर कोई उनको प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो फ़ौरन से अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं, और इसके अलावा रेगुलर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो है वो अपना ब्रेस्ट चेकअप भी कराएं। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ ये कि ये अंडर 20 जो बच्चियां हैं हमारी, उनको होने के खतरात होते हैं या नहीं, ये 20 से पहले नहीं होंगी? अंडर 20 देखिए, ख़तरा तो हर एक को है, ठीक है। जिसको भी जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री उससे भर जाता है। फॉर एग्जांपल, फैमिली हिस्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि बरका जीन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, बरका 1, बरका 2 और अब एक प्लैब 2 जीन है, ठीक है, जिसकी बात की जाती है। तो अगर तो आप चाह रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना कंसर्न है, राइट, तो ये जीन टेस्ट करा लें, लेकिन जीन टेस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अनअवेलेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, राइट। हमारे हर एक के पास तो इतने पैसे नहीं होते हैं। एंड देन ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है कि सारे कैंसर्स को आप देखें तो 50% ब्रेस्ट कैंसर है। जितने भी औरतों में हम कैंसर्स देखते हैं तो 50% तो ब्रेस्ट कैंसर है। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता जीन टेस्ट, राइट। तो इसीलिए जो है ना हम कहते हैं कि यू जस्ट हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप और कॉन्शियस रहें। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में खुश आमदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे और डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे, अब ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के हालात आपको पता है क्या चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 80% लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको अगर पता भी लग जाए ना तो वो घर वालों से छुपा लेते हैं कि वो, जाहिर सी बात है इस वक्त तो अपने फाइनेंशियल इश्यूज में ही हर बंदा इतना परेशान है, इतना स्टक हुआ है कि इन तमाम चीज़ों का तो नाम सुनते ही खौफ सा तारी हो जाता है कि पता नहीं हमारी तमाम जायदाद चले जाएगी, हमारी मंथली इनकम इसमें चल जाएगी। और सही बात है, होता भी ऐसा ही है तकरीबन, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं वहाँ हमें लाजमी सी बात है ट्रीटमेंट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए सबसे पहले अभी पाकिस्तान में क्या इकदाम हैं, या पाकिस्तान में ऐसा क्या ट्रीटमेंट है जो एक ईजी हो, हर बंदा अफोर्ड कर सके, परेशानी ना हो, क्या है ऐसा पाकिस्तान में, क्या है? क्योंकि बात ना सब करते हैं, बात सब करते हैं कि इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा और आसान तरीके से कैसे होगा? अच्छा, ट्रीटमेंट हम गवर्नमेंट सेटअप्स में जाकर करवा सकते हैं तो वो अफोर्डेबल हो जाता है, राइट। द प्रॉब्लम विद गवर्नमेंट सेटअप्स इसके लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते होते हैं। तो हमारे पास एक गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट सेटअप नहीं, ट्रस्ट के अलावा वहाँ पे फिर डेट्स इतनी आगे आगे की दे देते हैं कि वो वहाँ से फिर काफ़ी लोग तो पीछे ही हट जाते हैं डेट्स सुन के। हाँ, ये तो हमारे साथ है प्रॉब्लम कि डेट्स क्यों आगे की देते हैं। डेट इसलिए आगे की देते हैं ना क्योंकि उनके पास भी बर्डन है, उनके पास भी लिस्ट है। तो बेसिकली तो अगर हम बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन की, राइट, या सेकेंडरी प्रिवेंशन की हम बात कर सकते हैं। तो हम एज अ पाकिस्तान के हिसाब से हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। दूसरा ये कि क्योंकि ये औरतों में होता है, आपको पता है औरतों के मर्ज को ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती है, ठीक है। अगर एक औरत मर जाएगी तो आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरी शादी कर लेगा, खुश हो जाएगा। औरतों के मसले तो औरतों के ही मसले, क्योंकि वो औरतों के मसले होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्यों औरत पे खर्च किया जाए, एक ये भी बात होती है, राइट, एक ये भी स्टैंस होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी, ठीक है, अगर तो हो जाए ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, तो अगर अर्ली हो जाता है तो आपका जो है वो ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं। सो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो बहुत अर्ली स्टेज में फाइंड आउट कर लिया गया है कि वो ब्रेस्ट के किसी एरिया में है, या वो एक खाली जो है वो खाली एक गोला है, राइट, एक खाली एक लंप है, ठीक है, तो लंपेक्टमी की जाती है, वो उस जो है वो लंप को रिमूव कर दिया जाता है। अगर वो ब्रेस्ट के में फैल गया है तो फिर ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। अगर वो ब्रेस्ट के आगे जो है वो लिम्फ नोड्स में फैल गया है तो ब्रेस्ट के अलावा लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अगर एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में फैल गया है तो दोनों ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। बहुत खतरनाक सूरत हाल है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो उसके अलावा चेक किया जाता है कि ये
रिस्पॉन्सिव है एस्ट्रोजन या हार्मोनल थेरेपी को या नहीं। तो जो कैंसर्स जो है वो रिस्पॉन्सिव होते हैं हार्मोनल थेरेपी को, उनको हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। अगर हार्मोनल थेरेपी को रिस्पॉन्सिव नहीं होते तो उनको कीमोथेरेपी दी जाती है। सो ये 2-3 ट्रीटमेंट होते हैं इसके, कि सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी और कीमोथेरेपी। अच्छा, क्या लाइफ स्टाइल चेंज करने से हम इसे बच सकते हैं? कोई रोल है हमारी लाइफ स्टाइल का? क्योंकि हमारी हर चीज़ में हमारा लाइफ स्टाइल आ जाता है। हमने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ कर दिया, साइंस के ख़िलाफ़ कर दिया। जिस वक्त सोना होता है उस वक्त हम खाते हैं, जिस वक्त उठना होता है उस वक्त हम सोते हैं, जिस वक्त हमें रेस्ट करना होता है उस वक्त हम काम कर रहे होते हैं। तो अब इधर भी कहीं रोल है हमारे लाइफ स्टाइल का डेफिनेटली रोल है। लाइफ स्टाइल में यहाँ पर स्मोकिंग की बात नहीं होती। स्मोकिंग का हर कैंसर फैशन है, ठीक है। वेट लूज करने के लिए भी स्मोकिंग की जाती है। तो डेफिनेटली स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क। ओबेसिटी, हमारे यहाँ ओबेसिटी पे बात नहीं होती। बस एक बात है, वेट कम होता है इससे? किस चीज़? स्मोकिंग से? मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन अच्छा, सो स्मोकिंग से वेट कम होने का जो कनेक्शन है वो ये है कि स्मोकिंग करने की वजह से लोगों को भूख नहीं लगती है। अच्छा। तो फिर देयर इज इंस्टेंस के जो है वो वेट कम हो जाता है। किसी का होता होगा वेट कम, लेकिन जो है वो एज अ साइंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, वी डू नॉट रिकमेंड इट, ठीक है। क्योंकि उसके नेगेटिव असरात इतने हैं कि जो है वो देयर आर अदर मेथड्स टू लूज वेट। सबसे अच्छा मेथड तो ये है कि आप अपने खाने पे तवज्जो दें, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। एंड अगर आप अपने खाने पे तवज्जो देते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं खाते जिससे आप मोटे होते हैं, राइट, अगर वेट कंट्रोल करते हैं, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो कैंसर का रिस्क भी डिक्रीज होता है। So these are the lifestyle changes which मेन क्या है? अगर हम मेन कोई एक्सरसाइज की, मेन कोई ऐसी चीज़ जो हमारे खाने में ज़्यादा लेने से हम इससे बच सकते हैं, कोई इंग्रेडिएंट हो गया, कोई मसाला हो गया, कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल, कोई ऐसी चीज़ जिसको लेने से हम इससे बच जाएंगे, या कोई ऐसी डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज है जिससे, जाहिर सी बात है होनी को तो हम टाल ही नहीं सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से वो कहते हैं ना कि काश नहीं बोलना चाहिए, उतनी मेहनत, उतनी प्रिकॉशंस कर लेनी चाहिए कि हम ये तो शिकवा ना कर सके कि काश हम ये वाला कर लेते। अच्छा, जो रेकमेंडेड BMI है वो है आपका जो है वो लेस देन 23 to 25, ठीक है। ठीक है। BMI किसको कहते हैं? बॉडी मास इंडेक्स, आपका हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट है, ठीक है। या वेट सर्कमफ्रेंस देखते हैं कि आपकी जो है वो वेस्ट कितनी है, ठीक है। ये आपकी जो है वो लेस देन 88 होनी चाहिए वुमेन्स के अंदर, ठीक है, या लेस देन 19 मैन। तो एक अच्छा वेट डजंट मीन दैट आप बहुत पतले हों, बट अ गुड वेट। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज, इट इज़ रिकमेंडेड कि 150 मिनट्स वीक में एक्सरसाइज हो एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए, विच इज़ एटलीस्ट 30 मिनट्स एटलीस्ट 5 times a week। तो कम से कम 30 मिनट एटलीस्ट 5 दिन, ज़्यादा करें अच्छा है, कम से कम वॉक कर लें। थोड़ा सा रिकमेंडेड होता है कि थोड़ा सा वेट भी थोड़ा सा करें। उससे क्या होता है कि हम थोड़े से मजबूत होते हैं, क्योंकि हम वेट ट्रेनिंग जो करते होते हैं उससे हमारी मसल्स। तो घर में कर सकते हैं, किसी जिम शिम जाने की कोई ज़रूरत? सारा कुछ घर में कर सकते हैं, ठीक है। 30 मिनट घर में चहलकदमी करना, अगर छोटा सा भी घर है तो इतना मुश्किल नहीं है। और दूसरा ये कि आजकल हमारे यहाँ बड़ा फैशन हो गया है कि पैदल चलने का कोई रिवाज नहीं है। आई नो कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अभी अब थोड़ी देर पहले न्यूज़ करेंगे थे एंड आई वाज लाइक ओके, बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो यस, बट अगर आप देखें तो अगर हम अपने छोटी छोटी चीज़ें इम्प्रूव कर, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हमने करीब भी कहीं जाना है तो हम पैदल चले जाएं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो मिनिमम एक्सरसाइज होती थी, क्योंकि हमारा खाना तो वो वैसे ही पुराने ज़माने के हिसाब से जब हम वॉक किया करते होते थे, जब हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी वॉक इंक्लूडेड होती थी, लेकिन हमारा जो है ना वो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। लाइफस्टाइल में हम सुस्त हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो हम चलते नहीं हैं। हम भी सुस्त हुए, हमसे बड़े भी हुए, हमसे छोटे भी हुए।
मतलब घर में अगर ये कहे ना कि कोई डिफरेंट है तो नहीं है, ऐसी सूरत हाल सबका वही हाल है। ये मोबाइल जब से आया है वो गेम्स भी, मैचेस भी, टूर्नामेंट्स भी मोबाइल पे चल रहे सारा हैं। कुछ टीवी पे हम किसी के घर नहीं जाते, हम मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बस हाल चाल पूछ लिया, काफी। वो सब कुछ खत्म हो गया है। या अगर मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगी, मैं अगर अपने बचपन की बात करूं या पीछे ले जाऊं अगर मैं 10 साल भी, तो वो अलग सिस्टम था। इन 10 सालों में बहुत कुछ तब्दील हो गया। लोग स्कूल अपने पैदल जाया करते थे, तो और अब तो हर चीज़ कोई ट्रांसपोर्ट में होती है। इवन अब तो घर का सौदा भी आपके घर में ऑनलाइन आ जाता है, ऑनलाइन आ जाता है। तो हमारी लाइफस्टाइल इस तरह हो गया है। तो हमें डेलिबरेटली अब एटलीस्ट 30 मिनट तो वॉक करनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है या नहीं है? अच्छा, वाइटामिन्स का रोल है, क्योंकि वाइटामिन्स जो है वो फ्री, क्योंकि वाइटामिन्स जो है वो फ्री रेडिकल जो हो जाते हैं आपकी हमारी बॉडी में डिफरेंट वजूहात से, ठीक है। तो वो उसको जो है वो कम्बैट करता है। इसमें विटामिन सी का रोल है, विटामिन बी का रोल है, फॉलिक एसिड का रोल है। ठीक है। अच्छा, वही आप पहले बात कर रही थी कि इसका जेनेटिक रोल होता है, कितने ही हद तक रोल होता है? मतलब कि अगर माँ को है तो बेटी को होने के चांसेस ज़्यादा हैं? बेटी को होने के चांसेस 2 to 3 फोल्ड्स हैं। और अगर ये दादी नानी या ख़ानदान में खाला फूफो किसी को है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? अच्छा, तो भी रिस्क तो इंक्रीज होता है। तो आप इस तरह उसको ले सकती हैं कि अगर 2 सेकेंड डिग्री रिलेटिव को है तो इट्स इक्वल टू 1 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, या 2 या 3 सेकेंड डिग्री रिलेटिव इज इक्वल टू 1 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, और 1 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है वो 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज कर देता है रिस्क। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ तो मेन है, अभी तक हम इसकी ट्रीटमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जिसके साथ होता है उसकी फीलिंग्स पे हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ डायग्नोस हो जाती है तो पहला जो दिमाग में क्लिक आता है वो आता है मौत। बंदा खौफजदा हो जाता है कि अब हम मरने वाले हैं, जबकि अल्लाह ताला ने उसकी कितनी ज़िंदगी लिखी है, उसका ट्रीटमेंट सब अच्छे से हो भी जाएगा, लेकिन पहला क्लिक जो आएगा वो आएगा अब हम मरने वाले हैं। तो उसके साथ बहुत सारे इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं। मेरे बाद मेरा घर कौन देखेगा, मेरे बाद मेरे बच्चे कौन देखेगा, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इस पर तो बात ही नहीं होती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? मतलब ये तो एक मेन चीज़ है कि होने की चीज़ थी वो तो हो गई, अब सबसे पहले तो हमें उस बंदे को इमोशनली कवर करना पड़ेगा। इमोशनल कवर करने के अलावा मैं एक और चीज़ पे हाईलाइट करूँगी कि क्योंकि टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर हैज़ ऑलवेज बीन अ टैबू, राइट। बहुत सारी औरतें ऐसी देखी जाती हैं जिनको कोई इशू नज़र भी आता है, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती, किसी को भी बताती नहीं है, क्योंकि वो इस बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के इश्यूज पे बात करना हैज़ ऑलवेज बीन अ टैबू। हमारे घर में नहीं हो सकती बात, हमारे घर में बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो किसी को भी नहीं बताती हैं, शायद अपनी माँ अपनी बहन को बता दें, और अगर वो इतनी उनकी चलती है कि वो उसको डॉक्टर के पास ले जाएं तो वो उनको ले जाएंगी, अदरवाइज वो छुपाती रहेंगी टिल अ स्टेज कि जब चीज़ें हाथ से निकल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दूसरा ये कि मेंटल हेल्थ औरतों की बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ पर तो बात होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, डॉक्टर्स देखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ये नहीं देखते कि और कह देते हैं कि तुम्हें कैंसर है। तो हमारे यहाँ ये बात होती है कि आप जो है ना कैंसर का वर्ड नहीं यूज़ करें, ठीक है। आप जो है वो कोई ऐसा उनको आहिस्ता आहिस्ता से न्यूज़ ब्रेक करें, न्यूज़ इस तरह उनको ब्रेक करें कि वो उसको समझें। लेकिन अगर आप पहली बारी उसको कोई शॉक दे देंगे तो मे बी वो शायद आपके पास आई नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास रिपोर्ट आती है, डॉक्टर्स के पास अक्सर टाइम नहीं होता है, वो रिपोर्ट आई, अच्छा डॉक्टर साहब मेरी क्या रिपोर्ट आई, आपको कैंसर है, एंड देन आप बिल्कुल कह रहे हैं, आपको नहीं पता कि अगले के ऊपर क्या गुजरती है। ऐसा ही है, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा बात होती है कि इवन डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग की कि हाउ टू ब्रेक अ बैड न्यूज़, कि आपने किस तरह अपने पेशेंट को जो है वो समझाना है, उसका माइंड प्रिपेयर करना है कि अब आपने क्या करना है, ठीक। कुछ इमोशनल थेरेपीज वगैरह, इमोशनल थेरेपीज की भी बात होती है, लेकिन हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की भी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर कमी भी है, और लोग ये समझते हैं हम नफ्सियाती हैं क्या जो हम डॉक्टर के पास जाएं। एक ये भी मसला है, अगर हम किसी को कहते हैं ना कि अगर आपके साथ कोई इशू हो रहा है, हम पागल थोड़ी हैं, हम नफ्सियाती हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं। और दैट ट्रॉमा इज़ रियल। अगर आप भी अपने आप को रख के इस जगह पे देखें तो यू वुड बी ट्रॉमेटाइज्ड एज वेल, और आप बहुत सारी बातें सोचेंगे और आगे क्या करना है से पहले तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और
कुछ दिन तो कुछ करेंगे भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। किसी से बात नहीं करेंगे। हर एक का अपना इमोशनल रिएक्शन होता है ना, कोई बिल्कुल बात नहीं करता, कोई ज़्यादा बात करता है, हर एक का अपना होता है। तो जो है वो यस, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग अलोंग विद जो है वो थेरेपी इज़ वेरी मच नीडेड। दूसरा चीज़ ये कि सपोर्ट ग्रुप्स, हम देखा जाता है कि देर आर सम सपोर्ट ग्रुप्स जो औरतों के होते हैं, और भी फॉर्मल सपोर्ट ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स भी होने चाहिए, सो दैट बिल्कुल होने चाहिए। यू नो वो अपनी कहानियाँ एक दूसरे के साथ शेयर कर एक सकें, मोटिवेशन मिले, एक दूसरे से कुछ मोटिवेशन मिल सके, अपनी कहानियाँ शेयर कर सकें, और जो है ना क्या उन्होंने किया दूसरों से सीख सकें। तो आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। एंड देन जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म में इस तरह के ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं मज़ीद, जो कि जो है वो जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर लेड हों, ताकि वो भी उनको थोड़ी गाइडेंस दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा के साथ सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सवालात का सिलसिला जारी है और डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे कि ये कैंसर हो तो जाता है, अब होने के बाद मैंने ऐसा सुना है कि कई लोगों को ये होता है, ठीक होता है, दोबारा हो जाता है, तो इसमें क्या रियलिटी है? अच्छा, वैसे मेजॉरिटी तो ट्रीट हो जाता है, ठीक है, अगर वही जो मैंने बात करी थी कि अगर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर दिया गया है। जो आप कह रही है हो जाता है दोबारा, कि ठीक हो जाता है दोबारा हो जाता है, तो ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, लेकिन होता यह है कि कोई हिस्सा कैंसर का रह जाता है या कहीं रह जाता है, उस वक्त डिटेक्ट नहीं हुआ, राइट। तो फिर अब वो जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं सेल्स, वो तो होते रहते हैं, ठीक है। हमें फॉर एग्जांपल एक लम्प नज़र आया है ब्रेस्ट के अंदर, हमें लगा कि ये ब्रेस्ट तक ही ये था कैंसर, और उस लम्प को निकाल दिया गया, ठीक है, वो हमें लगा कि वो ट्रीट हो गया, लेकिन पता चला था कि उसके अलावा जो है ना वो थोड़ा सा और भी कहीं फैल गया था, और उस वक्त उसको डिटेक्ट नहीं किया गया था, उस वक्त से निकाला नहीं गया था, ठीक है। तो वो फैलता रहता है, इसीलिए कीमोथेरेपी भी की जाती है कि अगर मतलब इसके चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसा होने के? वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ होते हैं। तो सामने पेशेंट तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा कि फिर दोबारा इसको फेस फिर करना। दोबारा हो गया, और वो उसके लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा जो है वो एक ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट होगा कि हम तो इससे ठीक ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन आई मीन जो नज़र आ रहा है उसे तो निकाल दिया जा सकता है ना, लेकिन अगर कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं हुई है, कुछ सेल्स रह गए, तो वो तो अपना डिविजन करते रहेंगे। अच्छा, अगर ये दोबारा हो जाता है तो दोबारा इसका ट्रीटमेंट उतनी ही आसानी से होगा जितना पहली दफ़ा हुआ था, या फिर ये जानलेवा होगा दूसरी दफ़ा? सो अब डिपेंड करता है दोबारा किस स्टेज पे हुआ है, कहाँ हुआ है, कितना पहले डिटेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये जनरली देखा जाता है कि जो कैंसर्स दोबारा होते हैं उस यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और सवालात भी ऐसे हैं कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद भी समझना चाह रही हूँ कि एक ये अहम टॉपिक है जिसको हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात तो होती है कि ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन लोगों को सिर्फ इतना ही पता है ब्रेस्ट कैंसर क्या है, लेकिन उसके बाद हम कैसे बच सकते हैं। अब एक मिथ थी कि हम जो इनर्स पहनते हैं उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ये भी आपसे क्लियर करना था मुझे। अच्छा, तो ये मिथ है कि जो है वो वायर्ड ब्रा से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। एक्चुअली वायर्ड ब्रा से क्या होता है कि चोट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो ज़ख़म बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्टडीज़ ने ये कहीं नहीं कहा कि उससे ब्रेस्ट कैंसर होता है, उस चोट से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, उससे चोट हो सकती है। मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, स्टडीज़ इस बात को प्रूव नहीं करती। और अब आप ये देखें कि ये बात काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, बोली जाती है कि हम कोई भी टाइट वियर कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, उसकी वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, और ये भी कंसिडर किया जाता है कि ब्रेस्ट पे जो चोट लगती है उससे कैंसर हो जाता है। सो होता बेसिकली ये है कि क्योंकि उस चोट की वजह से, अंडरवायर ब्रा पहनने की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से तवज्जो दी जाती है, उसे ज़्यादा देखा जाता है, वरना तो ध्यान नहीं दिया जा रहा होता है, तो डायग्नोसिस उस वक्त होता है, तो कंसिडर किया जाता है कि इस चोट की वजह से हुआ। तो इस चोट की वजह से एक्चुअली तवज्जो दी गई होती है, महसूस किया गया होता है, और फिर पता चलता है कि एक गिठली पाई गई है,
या चेकअप कराया गया या उस चोट की वजह से कोई गिठली हो गई, उस चोट की वजह से कोई गिठली हुई, उसको डायग्नोस कराया तो पता चला कोई दूसरी गिठली एक्चुअली थी या उसके नीचे थी, तो उसको इसलिए उससे एसोसिएट कर दिया जाता है क्योंकि तवज्जो उस वक्त दी जाती है। लेकिन स्टडीज़ ये नहीं कहती कि चोट लगने से या अंडरवायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जेनेटिक तो ये हो सकता है कि अगर मदर को है तो लाजमी सी बात है कि डॉटर को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हम किसी के पहने हुए कपड़े पहनते हैं, जिसको अगर कैंसर, हमने वो कपड़े वेयर कर लिए, तो ऐसा भी कोई सीन होता है? नहीं, हम ये भी मिथ है, ये भी मिथ है। अच्छा, मिथ्स ज्यादा है, ये देखिए सॉल्यूशंस कम है जी। ये जो है ना, एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है ना, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर मैं कहूँ कपड़े पहनने से स्केबीज हो जाता है तो उसमें शायद कोई रियलिटी होगी, स्केबीज का माइट लगकर कपड़ों में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर तो अंदर से होता है, वो बाहर से नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इतने क्वेश्चंस थे, अभी भी मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो कवर नहीं हो सके, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने पर है। मैं चाहूँगी कि लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी हमारे नाजरीन को कि इसकी अवेयरनेस मिल सके ना? कि अच्छा, तो मेरा मैसेज ये होगा कि इसको जो है ना एक टैबू ना बनाया जाए। अगर औरतों को पता चलता है, कोई साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो उनको फ़ौरन से हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना चाहिए। मेंटल हेल्थ की भी मैं बात करूँगी कि जितना परेशान हो जाती हैं, तो मेरा ये भी मैसेज होगा कि हो जाता है अगर, तो जो है वो इस तरह के ग्रुप बनाए जाएं जिसमें औरतें जो है वो जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, जो सरवाइव कर चुकी हैं, उससे वो बात कर सकें, तो होता है ना, दिल हल्का कर सकें। बिल्कुल, तो मेरा मैसेज ये होगा कि जो है वो इसको जितना हम टैबू बनाएंगे, जितना छुपाएंगे, उतना जो है ना देर से तशखीस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब देर से तशखीस होने के चांसेस होंगे तो डेथ रेट ज़्यादा होगा। और हमारा भी पाकिस्तान में यही सबसे बड़ा मसला है कि तशखीस बहुत देर से होती है। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ द की would be my message for today. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे, लेकिन प्रोग्राम का टाइम कम था, क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा थे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हों। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट किसी डिजीज़ को लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।